तो दोस्तों फिलहाल प्राइमरी मार्केट में आपको एक से बढ़ के एक आईपीओ देखने को मिल रहा है। 2 आईपीओ देखा जाए तो 26 मई से ओपन होने वाला है एंड ये जो आईपीओ दोस्तों वो 27 मई से ओपन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं प्रोस्ट्रम इन्फो सिस्टम आईपीओ के बारे में। तो आप बस दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या इस कंपनी के बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर इसके फंडामेंटल, या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में एंड कुछ स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में। एंड इनको देखते हुए बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू बना के इसमें हमें अप्लाई करनी चाहिए। तो आप बस दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के काम के बारे में, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो पावर बैकअप और पावर कंडीशनिंग सोल्यूशन बनाती है। इनका मेन काम है यूपीएस सिस्टम, लिफ्ट इन्वर्टर, हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, लिथियम आयन बैटरी पैक, सर्वो कंट्रोल्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करना, जिससे हॉस्पिटल्स, बैंक्स, आईटी कंपनीज और रेलवे जैसे सेक्टर का काम लाइट जाने के बाद भी चलता रहे। यानी दोस्तों अगर इस कंपनी के काम को सिंपल भाषा में समझे तो ये कंपनी यूपीएस सिस्टम बनाती है, जिसका यूज लाइट जाने के बाद कंप्यूटर, एटीएम, मेडिकल मशीन या सर्वर को ऑन रखने के लिए किया जाता है। वहीं ये लिफ्ट इन्वर्टर भी बनाती है, जिसका यूज दोस्तों बिल्डिंग में लिफ्ट चालू रखने के लिए किया जाता है। यानी जब लाइट कट जाता है तो उस सिचुएशंस में भी लिफ्ट ऑन रहे, उसके लिए इसके इन्वर्टर का यूज किया जाता है। वहीं हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर भी बनाती है, जो सोलर एनर्जी का यूज करके बिजली जनरेट करता है एंड लाइट कट जाने के बाद भी बैकअप देता है। एंड देखा जाए तो इसके अलावा भी लिथियम आयन बैटरी बनाती है एंड वोल्टेज को कंट्रोल करने वाली स्टेबलाइजर भी बनाती है। यानी दोस्तों अगर एक लाइन में बोले तो ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इंश्योर करती है कि जब लाइट चली जाए तब भी आपका काम चालू रहे, चाहे एटीएम हो, हॉस्पिटल का वेंटिलेटर हो या फिर आईटी कंपनी का सर्वर रूम हो। इन सारे सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी बखूबी अपना काम को निभाती है। तो आई होप ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको दोस्तों अच्छे समझ में आया होगा। वहीं अगर इसके फंडामेंटल के बारे में बात करें तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल तो काफी अच्छा है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में एंड कंपनी के प्रॉफिट में आपको काफी अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बिकॉज देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा ग्रो हो रहा है। FY23 में इसका रेवेन्यू लगभग 232 करोड़ के आसपास था, जबकि FY24 में इसका रेवेन्यू लगभग 260 करोड़ के आसपास तक जा चुका है। बट अगर FY25 के केवल थर्ड क्वार्टर तक ही देखा जाए तो दोस्तों थर्ड क्वार्टर तक ही ये कंपनी ऑलरेडी 270 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में इस साल काफी अच्छा रहने वाला है। बट वहीं अगर रेवेन्यू की तुलना में दोस्तों बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, तो कंपनी का प्रॉफिट भी काफी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर FY24 का प्रॉफिट देखा जाए तो FY24 में इस कंपनी का प्रॉफिट लगभग 23 करोड़ के आसपास था। वहीं अगर FY25 के केवल थर्ड क्वार्टर तक ही देखा जाए तो थर्ड क्वार्टर तक ही दोस्तों इसका जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी 22 करोड़ क्रॉस कर चुका है। एंड देखा जाए तो इस हिसाब से FY25 में इस कंपनी जो टोटल प्रॉफिट हो सकता है वो ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास तक जा सकता है, जो पिछले साल के मुकाबले में काफी अच्छा माना जाएगा। मतलब ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट तो काफी अच्छा है। बट वहीं अगर बात करें कंपनी के टोटल बोरोइंग के बारे में, तो फिलहाल कंपनी के ऊपर लगभग 60 करोड़ का बोरोइंग है। बट देखा है दोस्तों तो अभी कंपनी के पास 64 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस भी पड़ा हुआ है। इसलिए ये जो 60 करोड़ का बोरोइंग है वो कंपनी पे उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। इस डेट को ये कंपनी काफी अच्छा खासा टैकल कर सकती है। वहीं देखा जाए तो इसका ROE 31%, ROCE 32%, प्रॉफिट मार्जिन 9% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.51 का है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का ROE एंड ROCE काफी जबरदस्त है। वहीं अगर प्रॉफिट मार्जिन भी देखा जाए तो वो भी ठीक ठाक है, लगभग 9% के आसपास। एंड बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी के बारे में, तो फिलहाल कंपनी के ऊपर जो डेट है वो उतना ज्यादा नहीं है। ये एक मिनिमल डेट है जिसको ये कंपनी काफी अच्छे से हैंडल कर सकती है। इसलिए दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल तो काफी अच्छा है। बट दोस्तों केवल फंडामेंटल से कुछ नहीं होने वाला है, ओवरऑल हमें इसके वैल्यूएशन को भी देखना होगा कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो दोस्तों इसका वैल्यूएशन जानने के लिए हम लोग इस कंपनी को इसके पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे एंड जानेंगे कि ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो अगर सबसे पहले बात करें वैल्यूएशन मैट्रिक्स पी रेशियो के बारे में, तो फिलहाल ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग 21 के पी पे लेके आ रही है, जबकि इसका कंपटीटर सर्वोटेक पावर का पी रेशियो देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 243 का है, जबकि सन गार्डनर का पी रेशियो देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 55 का है। यानी देखा है दोस्तों तो इन दोनों पीर के मुकाबले इस कंपनी जो पी रेशियो है वो काफी कम है।
यानी पी रेशियो के मुकाबले इस आईपीओ का जो वैल्यूएशन है वो काफी सस्ता रखा गया है। एंड ना ही दोस्तों इस आईपीओ केवल पी रेशियो कम है, जबकि अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो इसका अर्निंग पर शेयर भी लगभग 5 रुपए के आसपास है, जबकि सरोटेक का पी रेशियो ऑलमोस्ट 50 पैसे के आसपास है। यानी इसका पी रेशियो काफी हाई है एंड अर्निंग पर शेयर काफी कम है। इसीलिए दोस्तों ऐसा हम बोल सकते हैं कि इस कंपनी का फंडामेंटल भी काफी अच्छा है एंड ओवरऑल दोस्तों वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है। यानी फंडामेंटल वाइज एंड प्लस वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी काफी अच्छी है। वहीं अब अगर बात करें इस आईपीओ के डिटेल के बारे में, तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो आईपीओ है वो 27 से 29 मई के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस 95 रुपए से लेकर 105 रुपए पर शेयर रखा गया है। एंड बात करें इसके टोटल इशू साइज के बारे में, तो इसका इशू साइज लगभग 168 करोड़ का होने वाला है, जो देखा जाए तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा। मतलब कि इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी वो सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं 10 रुपए के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 142 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,910 रुपए तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड बात करें दोस्तों अब इसके कोटा के बारे में, तो देखा जाए तो रिटेल को इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है, जो काफी अच्छा माना जाएगा रिटेल के लिए, क्योंकि ये जो कंपनी है वो मार्केट से 168 करोड़ के आसपास फंड रेज करने वाली है, जिसमें से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60 करोड़ के आसपास फंड जो है वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो रिटेल के लिए काफी अच्छा माना जाएगा। वहीं QIB का कोटा इसमें 50% का रहने वाला है। एंड NI के कोटा के बारे में बात की जाए तो दोस्तों NI का कोटा 15% का रहने वाला है। सबसे ज्यादा कोटा QIB के लिए रखा गया है एंड उसके बाद से रिटेल का कोटा रखा गया है। वहीं अब अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 27 से 29 मई के बीच में ओपन रहेगा। एंड इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको 30 मई को के फिनटेक वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। एंड बाई चांस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 2 जून को आपका पैसा आपके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। एंड बाई चांस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो इसका शेयर 2 जून को ही आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों फाइनली बात करें इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट के बारे में, तो देखा जाए तो 3 जून को इस आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 2 आईपीओ का लिस्टिंग 2 जून को होने वाला है एंड इसका लिस्टिंग दोस्तों 3 जून को होने वाला है। तो चलिए अब इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेन्स के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में देखा जाए तो कोई डिमांड नहीं चल रहा है। इसलिए अगर ऐसा इसके ग्रे मार्केट में डिमांड बना रहता है तो फिलहाल तो इस आईपीओ में हमें कोई भी लिस्टिंग गेन्स देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर दूसरे एंड तीसरे दिन भी इसके जीएमपी में ऐसे ही डिमांड बना रहता है तो इस आईपीओ में तो हमें लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई नहीं करनी चाहिए। बट दोस्तों ऐसा मेरा मानना है कि फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, बट आगे इसके ग्रे मार्केट में डिमांड जा सकता है। तो कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी का वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपनी का बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसीलिए फिलहाल अभी इसके जीएमपी में कोई डिमांड नहीं है, बट मे भी इसमें आगे डिमांड आ सकता है। बट दोस्तों ये मेरा ओवरऑल पर्सनल व्यू है, मे भी आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है। इसीलिए अगर इस आईपीओ में 15 से 20% के आसपास डिमांड आता है तो मैं इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं। बट वहीं अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग बात करेंगे इस कंपनी कुछ स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में एंड कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में। तो अगर स्ट्रेंथ देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल, वैल्यूएशन एंड बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है। वहीं कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी है, जिसके द्वारा कंपनी अलग अलग रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। यानी कंपनी यूपीएस, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम, लिफ्ट इन्वर्टर, बैटरीज एंड वोल्टेज स्टेबलाइजर जैसे पावर बैकअप सोल्यूशन से मल्टीपल सेक्टर को सर्विस देती है। वहीं अगर कंपनी के प्रेजेंस के बारे में बात करें तो दोस्तों कंपनी का जो प्रेजेंस है वो पूरे पैन इंडिया में है। यानी पूरे पैन इंडिया में इस कंपनी के 20 राज्यों में सेल्स ऑफिस है, जिसके थ्रू ये कंपनी पूरे पैन इंडिया को कवर करता है। वहीं अगर बात करें इसके रिस्क के बारे में तो दोस्तों इस सेक्टर में भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अनऑथोराइज प्लेयर भी इस सेक्टर में बने हुए हैं, जिनके कारण इन सब कंपनी के मार्जिन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। वहीं कंपनी के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको ये कंपनी डायरेक्टली चाइना से मंगवाती है। यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जो प्रोडक्ट है वो चाइना में मैन्युफैक्चर होता है एंड इंडिया में सेल होता है। मतलब ये जो कंपनी है वो किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंडेंट है। इसीलिए अगर चाइना की तरफ से सप्लाई रुक जाता है तो इसके कंपनी के बिजनेस पे भी अफेक्ट पड़ सकता है। बट दोस्तों ये थोड़ा बहुत रिस्क तो हर कंपनी के साथ बना रहता है। बट अगर ओवरऑल बात करें कि आखिर लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी कैसी रह सकती है, तो दोस्तों देखा जाए तो कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर अपने आप में काफ़ी डिमांड में रहने वाला है। कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी जो वैल्यूएशन रखी है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसीलिए देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए ये जो आईपीओ है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बट आप दोस्तों इस आईपीओ में जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क
एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही लें, क्योंकि अभी देखा जाए तो एक से बढ़ के एक लगातार मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहा है। तो जो भी डिसीजन ले सोच समझ के ले। बाकी बात आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला है एंड कौन कौन इस आईपीओ में केवल लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला है। बाकी बात अगर मैं अपना बात करूं तो मैं इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करूंगा, वो भी अगर इसके जीएमपी में 15 से 20% के ऊपर डिमांड रहेगा तो। बाकी बात आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का 20 मिनट के अंदर रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके इजिस भोपाल एंड द लीला आईपीओ का रिव्यू देखना ना भूलें।